ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हम लोग बात कर रहे थे डेटा मेंबर को जब आप स्टैटिक कर लेते हैं तो स्टैटिक करने के बाद आप लोग रिजर्वेशन तो हो जाती है और सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर उसी लोकेशंस को हम एक्सेस करते हैं तो एक जगह जो उसकी वैल्यू हो जाती है सब वेरिएबल्स को सारे मतलब वेरिएबल मीन जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे उस क्लास के सबको वो सेम लोकेशन के अंदर जो वैल्यू है वो एक्सेसिबल होगी। लेकिन प्रॉब्लम इज हाउ टू इनिशियलाइज। अभी हम बात कर रहे थे प्रीवियस स्लाइड में एक छोटा सा प्रोग्राम हमने किया, हमने दो तरीकों से कहा कि हमने इसको इनिशियलाइज कर रहे थे, मेन फंक्शन से भी या कंस्ट्रक्टर फंक्शन से, दोनों से आपके पास प्रॉब्लम आते हैं, सिंटैक्स एरर आते हैं। तो कैसे इनिशियलाइज करेंगे वो हम डिस्कस कर रहे थे। जो लास्ट सेंटेंस है वो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जब आप स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करोगे, जब भी स्टैटिक वेरिएबल को आप इनिशियलाइज करोगे तो आप उसको यूजर जो है वो उसको कैसे करेगा कि आप विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। आई होप आपको याद होगा हमने इस फंक्शन को भी किया था कि जब आप फंक्शन को बाहर क्लास के बाहर आप लोग डिफाइन करते हो, हमने कहा था कि हम लोग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करेंगे जिसमें हमारे पास इस तरह करके 4 डॉट्स आ जाते हैं। वो कह रहे हैं क्लास नेम होगा और वेरिएबल को हम यहाँ पर इस तरह इनिशियलाइज करेंगे कि एक साइड पे हमारे पास नेम ऑफ द क्लास होगा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होगा और उसके बाद हमारे पास वेरिएबल का नेम होगा, जो डेटा मेंबर है उसकी बात होगी। दिस इज द ओनली वे कि वी विल बी इनिशियलाइजिंग द स्टैटिक डेटा मेंबर। अब लेट्स से यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। वही सेम टू सेम प्रोग्राम जो हमने लास्ट टाइम किया, लेकिन अब हमने इसको थोड़ा सा ठीक से अपडेट कर दिया। यहाँ पर हमारे पास क्लास की बॉडी है, क्लास के बॉडी के अंदर हमारे पास एक डेटा मेंबर है जो कि स्टैटिक हमने उसको कर दिया, डेटा टाइप उसका इंटीजर है, आई है। तो अब हमारे पास आई के लिए जो रिजर्वेशन है इंटीजर, जो इंटीजर रिजर्वेशन है, जितनी भी उसकी लोकेशन है वो हमेशा के लिए जब तक ये प्रोग्राम रहेगा तब तक के लिए इसकी रिजर्वेशन होगी। ये आई हमने बना लिया है, ठीक है। अब क्लास के बाद अगर आप देख लें तो हमारे पास सबसे पहले आ गया इंटीजर जी एफ जी, नेम ऑफ द क्लास, क्योंकि हमारे पास जी एफ जी है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। और फिर हमने आई मतलब उसी डेटा मेंबर को लिया और जैसे हम लोग इनिशियलाइजेशन करते हैं वही हमने ऑपरेटर यूज किया और इनिशियलाइज किया 1 से। तो हमारे पास यहाँ पर आई की वैल्यू जो है वो 1 होगी। तो आप लोग इनिशियलाइजेशन कैसे करोगे, इस लाइन में हमने आपको बता दिया, जैसे प्रीवियस स्लाइड में आपको सेंटेंस में बता दिया कि हम लोग नेम ऑफ द क्लास यूज करेंगे और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करेंगे, वेरिएबल यूज करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे और जो भी आप वैल्यू देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। हमने इसको इनिशियलाइज किया बाय 1। सो अब जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स बनेंगे इस क्लास के, वो ऑब्जेक्ट को जो वैल्यू मिलेगी वो उसकी वैल्यू की मिलेगी 1। अगर किसी ऑब्जेक्ट ने इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी या कुछ कैलकुलेट करके उसको 100 कर दिया तो इसकी वैल्यू 100 रह जाएगी। अब उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस करेंगे उसको वैल्यू मिलेगी 100। लेकिन आप लोग इसको फर्स्ट टाइम जब इनिशियलाइज करोगे, द मेथड इज कि आपने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना होगा। राइट साइड पे आपके नेम ऑफ द क्लास होगा, लेफ्ट साइड पे आप उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। अच्छा, मेन फंक्शन की बात करते हैं तो मेन फंक्शन में आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर मेन फंक्शन बनाया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसका नाम है ओबीजे, और फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट की है, मतलब ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा मेंबर को कॉल किया obj.i। अब जब हमारे पास वैल्यू प्रिंट होगी वो वैल्यू होगी आपके पास 1, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास सिंटैक्स प्रॉब्लम नहीं है, सिंटैक्स एरर नहीं आएगा क्योंकि अब हमने इसको इनिशियलाइज ठीक से कर दिया जैसे कि करना चाहिए। अब अगर लेट से इसी प्रोग्राम के अंदर हम थोड़ी सी चेंजेस करने, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक फंक्शन बना दें
और उस फंक्शन के अंदर हम इसको इस डेटा मेंबर को इंक्रीमेंट कर दें, या लेट से इसके ऊपर कोई फार्मूला अप्लाई करें और आई की वैल्यू को लेट से हमने अपडेट किया 100 या 200, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो वो फर्स्ट टाइम नहीं होगा, दरमियान में हमने इसको कहीं पे फार्मूला वगैरह से या कोई इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते इसको इंक्रीमेंट किया, तो इसकी वैल्यू जो लेट से अगर 200 है तो यहाँ से ये 1 खत्म होकर इसके 200 रह जाएगा। फिर जब भी हम इसको यूज करेंगे, जब तक ये प्रोग्राम रनिंग में है, तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 200। वो ऑब्जेक्ट 1 हो, ऑब्जेक्ट 2 हो या ऑब्जेक्ट 3 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप इसको इनिशियलाइज करोगे, ये आपने याद रखना है कि इसकी इनिशियलाइजेशन जो होगी, बेशक आप इसको जीरो से इनिशियलाइज कर दें, यहाँ से आप इसको जीरो से इनिशियलाइज कर दें, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप इसको इनिशियलाइज करेंगे तो जीरो से। कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। लेट्स से अगर हम यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएं, इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज कर दें और उस ऑब्जेक्ट का नाम मैं रखूं ऑब्जेक्ट 2 फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट 2 डॉट आई को से कॉल करूँगा, तो उसको वही वैल्यू मिलेगी जो हमने इसको यहाँ पर इनिशियलाइज किया था फर्स्ट टाइम, तो उसकी वैल्यू मिलेगी 1। लेकिन अगर दरमियान में किसी ने इसकी वैल्यू कोई फार्मूला या किसी प्रोसेस से चेंज किया, तो हर ऑब्जेक्ट को वही वैल्यू मिलेगी कि उसकी जो लोकेशन है वो रिजर्व है थ्रू आउट द प्रोग्राम। ये इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टैटिक वेरिएबल या डेटा मेंबर जब भी हम बना लेते हैं, तो उसकी जो रिजर्वेशन हो जाती है मेमोरी के अंदर, जो लोकेशन हम रिजर्व करते हैं, वो लोकेशन, उसका स्कोप जो है थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जिस्ट करता है। आउटपुट का डिस्कशन कर, जो ऑलरेडी मैं कर भी चुका हूं कि स्टैटिक वेरिएबल इनसाइड अ क्लास, मतलब डेटा मेंबर की बात हो रही है। एक क्लास का अगर कोई डेटा मेंबर हो, शुड बी इनिशियलाइज एक्सप्लिसिटली बाय द यूजर यूजिंग द क्लास नेम एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आउटसाइड ऑफ द क्लास। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। एक तो आपने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करना है, और दूसरा आपने उस डेटा मेंबर को आउटसाइड ऑफ द क्लास इनिशियलाइज करना है। ये दो आपने बातें याद रखनी है विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। और आउटसाइड ऑफ द क्लास बॉडी हम इसको करेंगे, ना मेन में कर सकते हैं ना क्लास के अंदर इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये दोनों मैंने आपको एक स्लाइड के अंदर बता दी थी, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई। जी सर, यहाँ तक अभी हमने स्टैटिक वेरिएबल को, मतलब स्टैटिक कीवर्ड को दो जगहों पर यूज़ किया। एक तो हमने स्टैटिक वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर होते हैं उसको कैसे स्टैटिक करेंगे, तो क्या क्या होगा, कैसे करेंगे। और दूसरा हमने स्टैटिक डेटा मेंबर देखा, जो क्लास का एक डेटा मेंबर को हमने स्टैटिक किया, उसको हमने देखा कि कैसे यूज़ करेंगे, कि क्या होगा, रिजर्वेशन कैसी होगी, इनिशियलाइजेशन कैसी होगी, डिक्लेयर कैसे करेंगे, और स्टैटिक का कीवर्ड कैसे यूज़ करेंगे। आई होप बच्चे आपको यहाँ तक समझ आ गई। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, शाबाश, मैं वेट कर रहा हूँ आपके क्वेश्चंस का। इसके ऊपर इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग एग्जांपल ऑलरेडी स्लाइड में तो कर रहे हैं, जब लैब क्लास होगी कल, इसको लैब में भी पढ़ेंगे, इसको समझेंगे कि हमारे पास ये स्टैटिक डेटा मेंबर्स, स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। ओके, वेलकम टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वीक नंबर 11 एंड लेक्चर नंबर 2। In our previous lecture, we have learned few topics in which we discussed about the static keyword. Okay, what is static keyword in C++? How to use a static variable in a function, and how to use a static data member in a class. So दो जगहों पर हमने इसको यूज किया प्रीवियस लेक्चर्स में, कि वेरिएबल के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं, जो जो फंक्शंस के अंदर जो वेरिएबल होते हैं, अगर हमने उसको स्टैटिक कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, कैसे करेंगे। और दूसरा हमने देखा, अगर किसी डेटा मेंबर को, जो क्लास का डेटा मेंबर होगा, उसको अगर हम स्टैटिक करेंगे तो कैसे कर सकते हैं। और जी स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन बचे? उसके ऊपर प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व कर दिए थे। आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। ओके, सो आज जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो लेक्चर आउटलाइंस हैं,
वो नंबर 1 स्टैटिक डेटा मेंबर तो हमने देख लिया कि स्टैटिक मेंबर क्या होता है, लेकिन फिर से यहाँ पे शायद कोई एग्जांपल है, हाउ टू एक्सेस द नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि स्टैटिक मेंबर हमारे पास अगर क्लास के अंदर कोई मेंबर स्टैटिक है और या स्टैटिक नहीं है, डेटा मेंबर की बात हो रही है, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी आपको बताऊंगा। दूसरा स्टैटिक मेंबर फंक्शन, अगर किसी मेंबर को हम स्टैटिक करेंगे मेंबर फंक्शन को, तो वो कैसे करेंगे और उससे क्या होगा, और उसके ऊपर कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। स्टैटिक ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। जस्ट लाइक वेरिएबल्स, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर वेरिएबल्स को स्टैटिक किया, वो कह रहे हैं उसी तरह जैसे आपने वेरिएबल्स को किया, ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी डिक्लेयर एज स्टैटिक हैविंग अ स्कोप टिल द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम। ये मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में, जब हमने स्टैटिक कीवर्ड को पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने कहा आपको ये सेंटेंस हमेशा आपने याद रखना है, जब भी स्टैटिक का कीवर्ड यूज होगा तो इसका मतलब होगा कि वो अगर वेरिएबल है, वो फंक्शन का एक के अंदर वेरिएबल है, या डेटा मेंबर है मतलब क्लास का, या वो ऑब्जेक्ट है, या वो फंक्शन है, जिससे पहले भी हम इसको यूज करेंगे स्टैटिक, तो इसका मतलब होगा उसकी रिजर्वेशन जो है वो लाइफ टाइम हो जाएगी। लाइफ टाइम मतलब जब तक ये प्रोग्राम रनिंग में है तब तक उस वेरिएबल, उस डेटा मेंबर, उस फंक्शन, उस ऑब्जेक्ट का जो जो स्टोरेज है वो चलती रहेगी, वो एग्जिस्ट करेगी, वो टर्मिनेट नहीं होगी। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि हमारे पास उसी तरह ऑब्जेक्ट की भी सिचुएशन है। स्टैटिक ऑब्जेक्ट आर डिक्लेयर्ड विद द कीवर्ड स्टैटिक, ठीक है, विद द कीवर्ड स्टैटिक, जैसे हम इसे पहले कर चुके हैं। दे आर इनिशियलाइज ओनली वंस एंड स्टोर्ड इन द स्टैटिक डेटा स्टोरेज। इनिशियलाइज हम इसको एक ही दफा करेंगे, ठीक है, और उसके बाद स्टोर कर देंगे स्टैटिक एरिया के अंदर। स्टैटिक का मतलब होता है उसकी लोकेशन चेंज नहीं होती। नॉर्मली होता ये है, शायद मैंने आपको ये नहीं बताया, कि नॉर्मली अगर हम किसी वेरिएबल या किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं या डिक्लेयर कर लेते हैं, तो लेट से अगर ये आपके पास मेमोरी है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम उसको यूटिलाइज करें, और अब जैसे ही उसका स्कोप खत्म होता है, तो फर्स्ट टाइम जब आप उसको इनिशियलाइज किया या डिक्लेयर किया, तो उसको ये फॉर एग्जांपल ये जगह मिल जाती है, फॉर एग्जांपल मेमोरी के अंदर। जब आप उसको, इसका स्कोप खत्म हो जाता है, ये विदाउट स्टैटिक की बात कर रहा हूँ, तो वो यहाँ से उसकी रिजर्वेशन खत्म। जब आप उसको दोबारा से कॉल करते हैं या लेट से डिक्लेयर इनिशियलाइज करते हैं, तो उसको लेट से दोबारा कहीं यहाँ पे जगह दे दी जाती है, उसकी स्टोरेज लोकेशन दे दी जाती है। जब उसका स्कोप खत्म, फिर ये जगह खत्म, एक नई लोकेशन पे उसको देते हैं। तो ये स्टैटिक का मतलब ये है कि यहाँ पर इसने एक वर्ड यूज किया कि हमारे पास इसका जो स्टोरेज एरिया है वो स्टैटिक हो जाता है। एक दफा जहां पर इसको दे दिया, उसी लोकेशन को वो कंटिन्यू करते हैं टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो लोकेशन इसके अभी भी चेंज नहीं होती। स्टैटिक ऑब्जेक्ट आर ओनली डिस्ट्रॉयड व्हेन द प्रोग्राम टर्मिनेट्स। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब यही सिचुएशन हमने इससे पहले वेरिएबल्स के लिए पढ़ा कि जब तक प्रोग्राम एग्जिस्ट करेगा, इसका जो लोकेशन है एग्जिस्ट करेगा, ये वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पर वही डिफिनीशन हमने थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे वेरिएबल की जगह ऑब्जेक्ट लगा दिया कि ऑब्जेक्ट्स आर ओनली डिस्ट्रॉयड, ऑब्जेक्ट खत्म ही तब होंगे जब हमारे पास प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। That is, they live until the program termination. Consider the below program where the object is non-static. अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल किया है non-static, उसी तरह जैसे अभी तक हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते आ रहे थे। स्टैटिक का कीवर्ड फिलहाल आप लोगों को यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। तो इस प्रोग्राम को समझते हैं। क्लास की बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब क्लास का नेम है GFG। क्लास की बॉडी यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब क्लास के अंदर क्या है वो ज़रा समझने की चीज़ है। एक तो हमने एक डेटा मेंबर लिया इंटीजर I, ठीक है, उसके अंदर हमने एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिया। आई होप आप देख रहे हैं फंक्शन का नाम, क्लास का नाम सेम है। तो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है और ये बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि ये 0 आर्गुमेंट्स इसके अंदर हैं। इसके अंदर हमने किया क्या है इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, कि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने जो वेरिएबल है, सिंपल वेरिएबल, उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया विद द 0,
और एक मैसेज प्रिंट कर दिया सी आउट इनसाइड द कंस्ट्रक्टर फंक्शन। दूसरा फंक्शन आई होप आपको नजर आ रहा है, वो एक स्पेशल फंक्शन अगेन, कि वो क्या है कि हमारे पास एक डिस्ट्रक्टर फंक्शन है। आई होप आप स्टिल्ट साइन से देख रहे हैं, नेम ऑफ द क्लास और नेम ऑफ द फंक्शन जो है वो सेम आ रहे हैं। तो ये एक डिस्ट्रक्टर फंक्शन है और यहाँ पर भी एक मैसेज है इनसाइड डिस्ट्रक्टर। एक सिंपल सिंपल मैसेजेस हैं और वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन है। तो इसके अंदर अगर आप देखें, इस क्लास के अंदर दो मेंबर फंक्शंस हैं, एक कंस्ट्रक्टर एक डिस्ट्रक्टर, और एक है हमारे पास डेटा मेंबर। अब आते हैं, और थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूं, आपको पता होगा कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल तब होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल तब होता है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है कि हाउ टू कॉल या व्हेन टू कॉल अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर आप देख रहे हैं कि हमने x को इनिशियलाइज किया विद द जीरो। हमने इनिशियलाइजेशन के बाद ये आपको नजर आ रहा है इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या किया है, हमने कहा, हमने कंपेयर किया है x को जीरो के साथ। हमने कहा अगर हमारे पास x की वैल्यू जीरो है तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि अगर हमारे पास यहाँ से ट्रू आता है, इसके बॉडी के अंदर आएगा, यहाँ पर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ऑब्जेक्ट का नाम है ओबीजे। बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। अब यहाँ से बाहर आकर, मतलब इफ स्टेटमेंट से जब बाहर आएंगे तो हमारे पास एक छोटा सा मैसेज है एंड ऑफ द प्रोग्राम, मतलब एंड ऑफ मेन फंक्शन। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रही है कि मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है और उस वेरिएबल को हम कंपेयर कर रहे हैं कि अगर उसके अंदर जीरो वैल्यू है तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो बताने का मकसद ये है कि ये जो आपका एफ स्टेटमेंट है, ये पैरेंथेसिस मैंने वैसे नहीं लगाए, ये इसलिए लगाए कि जो ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर हमारे पास ट्रू मिलेगा तो ये ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया, तो इसका जो ऑब्जेक्ट का जो लाइफ टाइम है, इस ऑब्जेक्ट का जो लाइफ टाइम है वो इस पैरेंथेसिस तक है, उसका लिमिटेड, हम उसका स्कोप कहते हैं उसको। इस ऑब्जेक्ट का जो स्कोप है वो इस पैरेंथेसिस के अंदर तक है। जैसे ये पैरेंथेसिस खत्म, ऑब्जेक्ट हमारे पास खत्म हो जाता है। नॉर्मली तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, यहाँ पर मेन फंक्शन में सबसे ऊपर अक्सर, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो लाइफ टाइम होती है या जिसको स्कोप होता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन वो मेन फंक्शन के बॉडी में हमने किया होता है, एज ए ग्लोबल हमने डिक्लेयर किया होता है। अब यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर हमने इफ स्टेटमेंट के बॉडी के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो जाहिर सी बात है इस ऑब्जेक्ट का जो लाइफ टाइम या स्कोप उसको आप बोलते हैं, वो इस बॉडी के अंदर तक महदूद है, ठीक है। सो इसका आउटपुट बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेट्स सी, आउटपुट में आपको दिखा देता हूँ। पहले लिखा गया इनसाइड कंस्ट्रक्टर, फिर लिखा गया इनसाइड डिस्ट्रक्टर, और फिर लिखा एंड ऑफ मेन प्रोग्राम या मेन फंक्शन। अब ये कैसे आया, इसको समझने की, आपने समझना है इसको। प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ मेन फंक्शन से। सबसे पहले हमारे पास जो x है उसको इनिशियलाइज किया, जो सिंपल x है, कोई स्टैटिक वेरिएबल हमने कोई यूज़ नहीं किया। तो x को हमने ज़ीरो से इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ पर वो कंडीशन चेक कर रहा है कि क्या हमारे पास x में ज़ीरो वैल्यू है। बिल्कुल हमारे पास x के अंदर, जब हमने इस लाइन से पहले इनिशियलाइज किया ज़ीरो से, तो यहाँ से हमें मिलता है ट्रू। जैसे ट्रू मेरा, हम इसके बॉडी के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, मतलब इस क्लास के ऑब्जेक्ट को हमने क्रिएट किया। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, आपको पता है कि हमारे पास अगर कोई बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो वो कॉल हो जाएगा। तो जैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसकी आई की वैल्यू हमने ज़ीरो इनिशियलाइज की, मतलब इस डेटा मेंबर को हमने वैल्यू दे दी, और एक मैसेज प्रिंट हुआ इनसाइड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है, हमने कहा इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमारे पास ये पैरेंथेसिस आ गए, इसका मतलब कि हमारे पास इफ्स की बॉडी ख़त्म हो गई, और इस वेरिएबल को जो हमने क्रिएट किया था, या जो डेटा मेंबर, सॉरी हम कहते हैं ऑब्जेक्ट को जो हमने क्रिएट किया, इसका स्कोप ख़त्म हुआ। तो इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। जैसे ही ये वाला ऑब्जेक्ट ओबीजे डिस्ट्रॉय हो गया,
तो हमने हमेशा कहा है कि जब भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा हमारे पास कौन सा फंक्शन कॉल होगा, डिस्ट्रक्टर फंक्शन। तो जैसे डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हुआ उसने मैसेज प्रिंट किया इनसाइड द डिस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है, यहां तक होने के बाद अब आपके पास नेक्स्ट लाइन क्या है, नेक्स्ट लाइन हमारे पास उसी मेन फंक्शन के अंदर सी आउट एंड ऑफ मेन। तो वो वाला फंक्शन या वो वाला मैसेज जो है वो आपका प्रिंट हो गया। सो आई होप स्टूडेंट आपको इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी, खासकर ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया इसका स्कोप की आपको समझ आ गई। और इस स्कोप या इस ऑब्जेक्ट को इस पैरेंथेसिस का बंद करने का मतलब अब मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि एक नॉर्मल सा प्रोग्राम था, उसका आउटपुट हमने जनरेट किया और आई होप सबको आउटपुट भी समझ आ गई। लेकिन क्योंकि हम पर ये फिलहाल नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया वो स्टैटिक नहीं है। अब इसके बाद जो दूसरा प्रोग्राम है उसको हम लोग स्टैटिक करेंगे, लेकिन पहले इसको यहाँ पे देखते हैं। इन द प्रोग्राम द ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर इनसाइड the if block is a non-static, so the scope of the variable is inside the if block only। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो लाइफ टाइम है वो उस पैरेंथेसिस के अंदर तक है। जैसी पैरेंथेसिस खत्म, जो इफ स्टेटमेंट्स के हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट खत्म। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड द कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड। ठीक है, कंस्ट्रक्टर हमारे पास कॉल हो गया। एंड and as soon as the control of the if block gets over, the destructor is invoked as the scope of the object inside the is inside the if block only where it is declared। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास जब इफ स्टेटमेंट हमने बनाया और उसके अंदर जो स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रैकेट डाले, तो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का जो स्कोप है वो यहाँ तक लिमिटेड हो गया। तो जैसे ही हम उसके बॉडी के अंदर आ गए, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हुआ। जैसे ही हमारे पास वो इफ स्टेटमेंट खत्म हुआ तो उस ऑब्जेक्ट का लाइफ खत्म। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया तो हमारे पास जो डिस्ट्रक्टर फंक्शन है वो कॉल हो गया। सिंपल से मतलब इसका ये है। सो लेट अस नाउ सी द चेंज इन द आउटपुट इफ वी डिक्लेयर ऑब्जेक्ट इज स्टैटिक। अब वही प्रोग्राम होगा, लेकिन अब उसमें को थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज क्या होगा कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो अब स्टैटिक हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, स्टैटिक कर देंगे। लेट से इस क्लास को पहले देखते हैं कि आपको पता चले कि वही प्रोग्राम है GFG, उसका मैंने नाम रखा। डेटा मेंबर को मैंने उसी तरह इनिशियल मतलब डिक्लेयर कर दिया। बेशक आप उसको इनिशियलाइज कर देना करें, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिया एज ए पब्लिक और उसके अंदर आई को इनिशियलाइज किया और उसके अंदर एक वही मैसेज है जैसे पहले स्लाइड में था। फिर एक डिस्ट्रक्टर फंक्शन लिया और उसके बॉडी के अंदर अगेन हमने एक मैसेज प्रिंट करके दिया इनसाइड द डिस्ट्रक्टर। तो हमारे पास क्लास की बॉडी वही है जो इससे पहले वाले स्लाइड में थी। अब मेन फंक्शन में आपने होर करना है कि मेन फंक्शन जैसे स्टार्ट हुआ हमने उसी तरह एक डेटा मेंबर को एक्स मतलब डिक्लेयर किया और साथ में इनिशियलाइज किया विद द जीरो। और वही आपके पास इफ स्टेटमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक। हम चेक कर रहे हैं क्या हमारे पास x की वैल्यू ज़ीरो है। अगर यहाँ से ज़ीरो होती है तो ट्रू, और जब ट्रू होती है तो हम लोग क्या आएंगे बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर हमने इस दफ़ा ऑब्जेक्ट तो बनाया, लेकिन हमने उस ऑब्जेक्ट को क्या किया, स्टैटिक कर दी। देखिए यहाँ तक इससे पहले भी हमने किया था कि दिस इज हाउ वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ GFG क्लास। लेकिन नाउ दिस टाइम दिस इज नॉट अ सिंपल ऑब्जेक्ट, इट इज अ स्टैटिक ऑब्जेक्ट। अब स्टैटिक के बारे में हमने कहा था कि इसका जो अब हमारे पास स्कोप होगा स्टैटिक कीवर्ड के, सिर्फ ये स्टैटिक कीवर्ड के लिखने से अब इस ऑब्जेक्ट का स्कोप जो है वो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे ख़त्म होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास इस ऑब्जेक्ट का जो एंड है अब वो यहाँ तक नहीं चलेगा, वो यहाँ तक चलता रहेगा, मतलब जब तक हमारे पास मेन फंक्शन एग्जिस्ट करता है। और इफ स्टेटमेंट के बाद उसी तरह हमारे पास एक सी आउट का मैसेज है एंड ऑफ मेन। सो लेट्स सी, इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमारे पास जब हमने इसको रन किया तो हमारे पास इसका जो आउटपुट है वो थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। कैसे डिफरेंट आ रहा है,
पहले लिखा हुआ आ रहा है इनसाइड द कंस्ट्रक्टर, फिर लिखा हुआ आ रहा है एंड ऑफ मेन, फिर लिखा हुआ आ रहा है इनसाइड द डिस्ट्रक्टर। सो लेट्स सी, इसको देखते हैं कि वाकई ये इसी तरह आ रहा है। सबसे पहले हमने मेन से स्टार्ट किया कंपाइलेशन, मतलब सॉरी रनिंग एग्जीक्यूशन। सो इंटीजर x को हमने इनिशियलाइज किया 0 से, फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट में है x को कंपेयर कर रहे हैं 0 के साथ, तो हमारे पास यहाँ से ट्रू मिल रहा है हमको। हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्पेशल ऑब्जेक्ट बन गया इस स्टैटिक कीवर्ड की वजह से। सो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट क्रिएट जैसे हुआ तो जाहिर सी बात है हमारे पास ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉल हुआ। सो आई इनिशियलाइज हुआ 0 से, और ये मैसेज जो है वो प्रिंट हुआ कि इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। सो आई होप आपको यहाँ पर ये मैसेज नज़र आ रहा है, इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। अब जब ये स्पेशल एक ऑब्जेक्ट बन गया तो हमारे पास यहाँ पर इसका जो लाइफ है वो ख़त्म नहीं होगी। अब कंटिन्यू करेंगे, हमारे पास उसके बाद आया, अब ये ऑब्जेक्ट अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास आ गया सी आउट एंड ऑफ अ मेन, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास ये मैसेज जो है वो प्रिंट, ठीक है, एंड ऑफ मेन। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर प्रोग्राम की बॉडी जो है वो मेन फंक्शन की बॉडी ख़त्म हो जाती है। तो इसका मतलब कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट था स्टैटिक, इसका एंड आ गया। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय कर गया। जैसे ही ये फंक्शन, या आप कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है जैसे ये डिस्ट्रॉय हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डिस्ट्रक्टर फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो जैसे ये कॉल हुआ हमारे पास इसके अंदर जो मैसेज है वो प्रिंट हो गया, और मैसेज ये है कि इनसाइड द डिस्ट्रक्टर। ठीक है। सो आई होप आपको इसकी समझ आ गई कि इस स्टैटिक कीवर्ड लिखने से हमारे पास इसका ओवरऑल जो स्कोप है वो स्कोप कैसे आपका ऑब्जेक्ट का चेंज हो जाता है। जैसे आपके इससे पहले वाले प्रोग्राम ने हमने उसको आपने देखा कि विदाउट स्टैटिक कीवर्ड जो हमने यूज़ किया तो आउटपुट में कितना फ़र्क पड़ा, और जब हमने इसी ऑब्जेक्ट को स्टैटिक लिखा या स्टैटिक कर दिया तो उसका आउटपुट बिल्कुल डिफरेंट हो गया। सो बताने का मकसद ये है कि स्टैटिक कीवर्ड जब आप यूज़ करोगे ऑब्जेक्ट के साथ, वेरिएबल के साथ, तो वो एक स्पेशल वेरिएबल बन जाता है, स्पेशल ऑब्जेक्ट बन जाता है, स्पेशल ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं डेटा मेंबर बन जाता है। सो आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक ऑब्जेक्ट होगा तो वो हमारे पास एक स्पेशल ट्रीट भी करेंगे उसको, इसकी लोकेशन जो है वो रिजर्व रहेगी थ्रू आउट द प्रोग्राम। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई। अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया कि हमने इसको फंक्शंस के अंदर, अगर किसी फंक्शन को हमने स्टैटिक कर दिया तो फिर हमारे पास क्या होगा। लेकिन उसको समझने से पहले आई होप आपको ये 3 जगहों पर हमने इसको यूज़ किया, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई।